चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। और आपके सामने आ रहा है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। सुना है क्या ये नाम आपने कभी? बिजनेस और प्रोफेशन। ट्रेलर डाला था मैंने लास्ट वीडियो में और उसमें आपको बताया था कि जो मैडम है उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसका उन्हें प्रॉफिट निकालना है। हालांकि उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, ऑडिट करवाई है, करीब कितना 10 करोड़ का प्रॉफिट वगैरह कुछ आया था। पर सवाल यह है कि उन्हें जो देना है टैक्स वो क्या अकाउंटिंग प्रॉफिट पर देना है या पीजीपी के हिसाब से अलग प्रॉफिट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जो लोग अभी लाइव क्लासेस ले रहे हैं यानी कि जो रोज क्लासेस देखते हैं उन्हें पता है थोड़ा सा डिले हुआ है पीजीपी के चैप्टर में। कारण ये था कि इनकम टैक्स का रैप चल रहा है। इनकम टैक्स का जो रैप है आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा यूट्यूब पर। तो उसकी रिकॉर्डिंग के चलते जो है मुझे थोड़ी सी लेट हो गई। सुनना चाहेंगे इनकम टैक्स रैप का थोड़ा सा 1-2 लाइनें? योगेश वर्मा मेरा नाम है, पढ़ाना मेरा काम है, आप सबको इनकम टैक्स सिखाना मेरा काम है, लाया हूं आपके लिए आज मैं इनकम टैक्स रैप। ओ या इनकम टैक्स रैप, लेट्स बिगिन इनकम टैक्स रैप। 5 हेड से हम सब की इनकम जो आती है सबको ऐड करो तो ग्रॉस टोटल इनकम बन जाती है। जीटीआई में से लेते हैं हम डिडक्शन जिसके बाद आ जाती है हम सबकी टोटल इनकम। टोटल इनकम, टोटल इनकम, ओ या टोटल इनकम, टोटल इनकम। और कैपिटल गेन वाला तो आपको पता ही है पैरा। कैपिटल एसेट बेचने से कैपिटल गेन आता है, पीरियड ऑफ होल्डिंग ज़्यादा हो तो लॉन्ग टर्म बन जाता है, लॉन्ग टर्म के बनने से करते हैं इंडेक्सेशन हम, इंडेक्सेशन से हो जाता है हमारा गेन कम। ओ या गेन कम। चलो यार अभी पूरा आएगा तब रिलीज करेंगे। आज जो है पीजीपी करते हैं भाई, वरना मैं जो हूँ रैप में चले जाऊँगा। 2-3 दिन से उसी में लगा हुआ था। तो भैया पीजीपी स्टार्ट करते हैं हम लोग। और पीजीबीपी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये आता है किसी को कंसल्टेंसी आप दे सकते हैं। ये चैप्टर नहीं आता, बाकी सभी चैप्टर आते हैं। कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, काम नहीं चलेगा। ये आता है, बाकी नहीं आते, काम चल जाएगा। तो इसलिए पीजीबीपी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पीजीबीपी चैप्टर आपको आना। ये सब एक तरफ और ये अकेला एक तरफ। अगर आ गया ये पीजीबीपी का चैप्टर तो फिर आप समझ लेना इनकम टैक्स का पेपर पार है। और नहीं आया तो फिर भगवान भरोसे जाना, यार काश कुछ हो जाए, मेरी नैया पार लग जाए। तो हो जाएगा। जैसे हम ये चैप्टर पूरा कर लेंगे आपका 50% से ज़्यादा इनकम टैक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। छोटा मोटा बचेगा, कर लेंगे, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। यार जब इतना कर लिया तो वो भी कर लेंगे। मेजॉरिटी इनकम टैक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला आपका सवाल ये आना चाहिए सर कि क्या पीजीबीपी जो है उसके लिए अलग तरीके से इनकम कैलकुलेट होती है। यानी कि जो मैंने पीएनएल बनाया है अपने अकाउंट्स में, यहाँ पर सेल्स लिखी है, यहाँ पर मैंने परचेजेस डाली है, परचेजेस नहीं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डाली है, ओपनिंग क्लोजिंग की एडजस्टमेंट हो गई, ग्रॉस प्रॉफिट आया है वो कैरिड डाउन हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर एक्सपेंसेस आए हैं, नेट प्रॉफिट आया है। जो ये एक्सपेंस में डेबिट करता हूँ अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट के लिए, क्या वो सारे एक्सपेंसेस में डेबिट कर सकता हूँ? दी आंसर इज नो। आपके इनकम टैक्स में लिखा है कि कुछ एक्सपेंस को आप कैश बेसिस पर अलाउ करेंगे, यानी पेमेंट बेसिस पर अलाउ करेंगे। अब अगर आपने एक्रूअल बेसिस फॉलो किया है अपने अकाउंटिंग के लिए तो उस केस में आपको कैश जब तक पेमेंट आप नहीं कर देते आप डेबिट नहीं कर सकते। इनकम टैक्स का प्रोविजन बोलता है यदि आपने टीडीएस नहीं काटा और पेमेंट नॉन रेजिडेंट को देने वाले थे तो आप उस खर्चे को डेबिट नहीं कर सकते। पर आपका जो नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो तो नहीं बोलता। वो तो कहते हैं कि आपका खर्चा आप डेबिट करो, उसको टीडीएस से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए जो आपका पीजीबीपी है उसके लिए अलग पीएनएल कैलकुलेट करने का तरीका बताया हुआ है। अगर आप टीडीएस नहीं काटते और पेमेंट रेजिडेंट को करनी है तो उस केस में आप 30% डिसअलाउ करेंगे, बाकी 70% आप डेबिट कर सकते हैं। और फिर 30% आप तब डेबिट करेंगे जब एक्चुअली में आपने रेजिडेंट का टीडीएस जमा करवा दिया या रेजिडेंट ने खुद जमा करवा दिया। तो ये बहुत सारे पछड़े यहाँ पर दे रखे हैं। इसीलिए यहाँ पर ना आपके पीजीबीपी चैप्टर में ना एक प्रोसीजर बताया हुआ है। और प्रोसीजर क्या मालूम आपको? वो कहते हैं कि ज़्यादा मेहनत मत करो, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल जो आ रहा है उसी को उठा लो। नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल उठा लो और उसमें जो है कुछ एडजस्टमेंट कर दो। क्या बनाया मैंने? उसमें कुछ प्लस माइनस की एडजस्टमेंट कर दो। अब पीजीबीपी से याद आ गया मुझे पीजीबीपी का रैप। बिजनेस और प्रोफेशन से गेन जो आता है वो पीजीबीपी इनकम कहलाता है।
चलो छोड़ो यार, बाद में कराऊंगा, मैं अभी उस मूड में आ गया हूँ ना, तो वो सब चीज़ें दिमाग में आ रही है। उसमें कुछ प्लस माइनस की एडजस्टमेंट हम लगाते हैं और पीजीबीपी इनकम लेकर आते हैं। ऐसा कुछ है, रैप में है, कुछ लिरिक्स लिखे हुए हैं, अभी है, चल रही रिकॉर्डिंग चल रही है। तो ये जो नेट प्रॉफिट है आपका एज पर पीएनएल अकाउंट, इसमें आप कुछ प्लस माइनस की एडजस्टमेंट आप लगाएंगे और यहाँ पर पीजीबीपी इनकम लेकर आएंगे। सिंपल। रैप में जो है पूरा इनकम टैक्स आपका कवर हो जाएगा। ये देखिए, प्लस माइनस, यानी कि जो खर्चे आपने अपने यहां पर डेबिट कर दिए थे पीएनएल का नेट प्रॉफिट निकालने के टाइम, और वो खर्चे आपके इनकम टैक्स में अलाउड नहीं हैं, तो आप उन खर्चों को ऐड कर देंगे। एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। जो एक्सपेंसेस डेबिट करने चाहिए थे आपने नहीं करे, क्योंकि अकाउंटिंग में हो सकता है वो डेबिट ना करने हो, यहां पर करने हो। बात समझे आप? तो फिर उस एक्सपेंस को आप यहां डेबिट कर देंगे। सिमिलरली इनकम के लिए आपने जो है इनकम क्रेडिट कर दी, नहीं करनी थी तो माइनस करेंगे। आपने इनकम क्रेडिट नहीं करी, करनी थी तो प्लस करेंगे, प्रॉफिट बढ़ाएंगे। तो ये प्रॉफिट में एडजस्टमेंट आपको करके दिखानी होगी, और नेट प्रॉफिट को ही बेस बनाकर आप प्लस माइनस की एडजस्टमेंट लगा सकते हैं। जो अलाउड डिसअलाउ है वो कर सकते हैं और पीजीपी की इनकम ला सकते हैं। आज एक इंट्रोडक्टरी क्लास है और पीजीपी के बारे में मैं आपको और बातें बताऊंगा बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर। दोस्तों, पीजीपीपी में जो है ना, डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने का एक अलग तरीका होता है। यानी अकाउंटेंसी में आपने सुना होगा कि आपने एक मशीन परचेज करी है, और मशीन आपने परचेज करी है 1 अप्रैल 2020 को। परचेज करते हैं आप एक मशीन 10 लाख रुपए की, तो बैंक अकाउंट जो है क्रेडिट हो गया, मशीन अकाउंट जो है डेबिट हो गया। 10 लाख की मशीन आपने खरीद ली है। आप क्या करते हैं, आप 6 जून 2020 को एक मशीन और खरीदते हैं 5 लाख रुपए की। अब जब 31 मार्च 21 आएगा, तब आप डेप्रीशिएशन लगाएंगे, और डेप्रीशिएशन आप नंबर ऑफ डेज के हिसाब से लगाएंगे कि भैया ये देखिए 1 अप्रैल को आया, तो इस पर जो है 12 महीने का डेप्रीशिएशन लगाते हैं। ये 6 जून को आया, तो इस पर जो है हम नंबर ऑफ डेज कितने हो गए वो उस हिसाब से देख लो आप। अप्रैल मई 2 महीने हो गए, 60 डेज, मतलब मई का 61 हो गया, तो 61 डेज हो गया, एक दिन होता है मई में एक्स्ट्रा, और 6 दिन और, तो 61 डेज और 6 दिन और ऐड करोगे तो कितने होगा, 67 होएगा। तो 67 डेज हटाकर बाकी कितने दिन हो गए 365 में से, ये देखना पड़ेगा ना। अब 365 दिन है, 366 डेज है, वो देख लेना यार, मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ कि भाई ऐसा कुछ 298 डेज ये यहाँ पर रहा, डिवाइडेड बाय 365 और मल्टीप्लाई बाय जो भी 5 लाख का डेप्रिसिएशन है, 10% रेट का जो भी है, उसे आप नंबर ऑफ डेज के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। जब आप नेक्स्ट ईयर मान लेते हैं कि एक मशीन को आप बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, बेच दिया आपने, तो जिस पॉइंट तक आपने सेल करा है उस पॉइंट तक का डेप्रिसिएशन आप पीएनएल में चार्ज करते हैं। ये आपका अकाउंटिंग में लिखा हुआ है। यानी इतना बड़ा पछड़ा, इतना डिफिकल्ट, ओह माय गॉड। इनकम टैक्स बोलता है कि हमें डिफिकल्ट नहीं, हमें इजी करना है, और स्टूडेंट कहते हैं ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया। अरे अब जो मैं मेथड आपको बताने वाला हूं वो इससे कई गुना आसान है, इससे 10 गुना आसान है, और स्टूडेंट बोलते हैं यार ये तो बहुत मुश्किल है। भैया मुश्किल ये है, यहां पर एक एक दिन की कैलकुलेशन आप कर रहे हैं। इनकम टैक्स का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल सा है। वो कहता है जितने भी आपके पास फिक्स्ड एसेट हैं, उन्हें आप अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर लो। यानी मशीन जो है 15% रेट पर चार्ज होने वाला जो डेप्रिसिएशन का रेट है, उस मशीन को अलग रख लो। मशीन जो है जो 30% रेट डेप्रिसिएशन पर चार्ज होने वाली है, उसको अलग कर लो। फर्नीचर फिक्सर अलग कर लो। लैंड बिल्डिंग जो है, लैंड पर तो होता नहीं है, तो बिल्डिंग जो है उसको अलग कर लो। मतलब जो जो रेट सिमिलर है, जो जो टाइप सिमिलर है, उनको आप ब्लॉक बना लो उनके। ये ब्लॉक होता है, ब्लॉक। अब आप कितनी भी मशीन जो है 15% वाली कैटेगरी में, क्योंकि मशीन की अलग अलग कैटेगरीज होती है, किसी पर 15%, किसी पे 30%, 40%, ऐसे कर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। मैं आपको एस्टिमेट बता रहा हूं, आपको रेट्स देखनी है तो रेट्स मैंने नीचे लिखी हुई है, ये देखो, ये देखो। किसी पे 40%, किसी पे 15%, किसी पे 30%, तो ऐसे रेट्स मैंने नीचे लिखी हुई है। याद करनी पड़ेगी, जी हाँ करनी पड़ेगी, कर लेंगे, 2 ही पेज हैं, ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिएगा जो मशीनरी है वो आपने एक परचेज कर ली, जैसे ऊपर 10 लाख की करी थी, ये कहते हैं कोई नहीं आप ऐड कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी मशीनरी ऐड करी, ये कहते हैं 5 लाख की, कहते हैं ऐड कर दो। टोटल कितना है 15 लाख, इस पर डेप्रिसिएशन लगा दो, बात खत्म।
इस पे डेप्रिसिएशन लगा दो, बात खत्म। बस आपको एक चीज़ चेक करनी है कि अगर 180 डेज हो गए हैं जिस साल मशीनरी आपने परचेज करी है, जिस साल कोई भी आपने कैपिटल एसेट परचेज करा, तो उस पर जो है आप 100% रेट पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। पहले साल की बात कर रहा हूँ, आने वाले सालों की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। और जिसको 180 डेज पुट टू यूज नहीं हुआ है, यानी जिस दिन आपने एक्चुअली में यूज किया पहली बार, उससे प्रीवियस ईयर खत्म होने तक 180 डेज यूज नहीं हुआ है, तो उस केस में आप 50% रेट पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, यानी 15% की रेट की जगह 7.5% की रेट पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। यहाँ जो हमारा एग्जाम्पल था, इसमें 1 अप्रैल को परचेज करा, दूसरा 6 जून को परचेज करा, तो टोटल 289 डेज इसके हो गए, इसके 365 दिन हो गए। यानी दोनों मशीनरी जो है 180 डेज से ज़्यादा पुट टू यूज़ रही। पहले साल की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर तो पूरे साल पुट टू यूज़ रहेगी ना। एक बार यूज़ कर लिया, नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग हुआ, यूज़ तो आप कर ही रहे हैं, तो नेक्स्ट साल जो है वो आपका 365 दिन यूज़ रहेगा। पहले साल, जिस साल परचेज करा उस साल आपने पहली बार कब यूज़ किया वो देखा जाता है, ये देखने के लिए कि पूरी रेट पर डेप्रिसिएशन लगाना है उस साल या आधी रेट पर डेप्रिसिएशन लगाना है। ये इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट बोलता है। बस यही कॉन्सेप्ट है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट ईयर आप डेप्रिसिएशन यहाँ माइनस करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर जो ये आपका क्लोजिंग WDV है, ये आपका नेक्स्ट ईयर जो है ओपनिंग WDV बन जाएगा। कुछ एडिशन करेंगे तो ऐड कर लेना, यहाँ पे टोटल कर लेना। जो ओपनिंग WDV है वो तो आपका 365 दिन रहा आपके साथ, उस पर तो फुल रेट पर डेप्रिसिएशन लगेगा। जो भी रेट होगी, 15% है, 30% है, 40% है, जो भी रेट है उस पर्टिकुलर ब्लॉक की, आपने सारी मशीनरी उस ब्लॉक में डाल दी है जो उस पर्टिकुलर ब्लॉक से बिलोंग करती है। अब ओपनिंग पर पूरा रेट पर डेप्रिसिएशन लगेगा। जो एडिशन करा उसमें देख लो, अगर 180 डेज से ज़्यादा पुट टू यूज़ है, यानी जिस दिन आपने पहली बार यूज़ करा उससे 31 मार्च जब खत्म हो रहा है 180 डेज हो गए, तो उस पर आप पूरी रेट पर डेप्रिसिएशन लगा सकते हो। नंबर ऑफ डेज से नहीं देखोगे कि इतने दिन रखा तो इतने दिन का डेप्रिसिएशन लगेगा, नहीं, या तो पूरा डेप्रिसिएशन या आधा डेप्रिसिएशन, यही कॉन्सेप्ट है। वो भी पहले साल के लिए, अगले साल तो पूरा ही लगेगा। मान लेते हैं आपने कुछ बेच दिया, तो ये कहते हैं बेच दिया तो उससे हमें मतलब नहीं आपने कितने में खरीदा, कितने में बेचा, उस पर प्रॉफिट आया, लॉस आया, हमें कुछ मतलब नहीं है। जो आपने बेचा उसकी जो सेल वैल्यू है वो माइनस कर दो, बात खत्म। क्यों सर, ऐसा क्यों है? क्योंकि इनकम टैक्स वालों का सीधा सीधा हिसाब है कि देखिए, आप कुछ करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपने बिजनेस के लिए, आप कुछ करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर अपने बिजनेस के लिए। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो हम अगर बिजनेस के लिए किया जा रहा है तो उसे आप P&L में डेबिट कर सकते हैं, पर कैपिटल एक्सपेंडिचर हम इकट्ठे डेबिट करना अलाउ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम उस पर WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से जो हमारी रेट्स हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो रेट फिक्स करी है उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन अलाउ किया गया है। तो अगर आपने मान लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर 100 करोड़ रुपए का किया है, तो इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि हम आपको अपनी रेट पर धीरे धीरे 100 करोड़ को डेबिट करना अलाउ करेंगे। हर साल आप डेप्रिसिएशन डेबिट कर सकते हैं धीरे धीरे। आपने 100 करोड़ के एसेट में से एक पार्ट बेच दिया और उससे आपको 50 लाख रिकवर हो गए, तो ये कहते 50 लाख तो आ गए ना आपके पास। हमने कहा था 100 करोड़ का खर्चा हुआ है उसको हम डेबिट करना अलाउ करेंगे, 50 लाख आपके पास आ गए, आपने कुछ बेचा, 50 लाख रिसीव हो गए, तो 50 लाख माइनस कर दो, बैलेंस अमाउंट को हम आगे डेबिट करना अलाउ करेंगे। ये इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन का। करेंगे यहाँ पर, कल दोबारा कर लेंगे। कॉन्सेप्ट यही है, आपको समझा दिया। सिंपल कॉन्सेप्ट, आसान कॉन्सेप्ट हमेशा आता है, 100% आता है। IPCC हो, फाइनल हो, इंटरमीडिएट फाइनल, CA हो, CS हो, CMA हो, BCom हो, कुछ भी हो, डेप्रिसिएशन हमेशा आता है। एक क्वेश्चन आपका हो गया, 1-2 नंबर आपके पक्के हो गए अभी। यही है, हाँ यही है, डेप्रिसिएशन की रेट याद करनी है, बस खत्म। रेट पता होते ही काम खत्म हो जाएगा। और बताइए सर, और बताइए, और बताओ, और बताओ, नए नए कॉन्सेप्ट लेकर आओ। हाँ जी, ला रहे हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा जो पार्ट है वो सिंपल सा है कि पर्सनल एक्सपेंस जो होंगे वो डेबिट नहीं होंगे, जो आपके बिजनेस के खर्चे होंगे वो डेबिट होंगे। डेबिट का मतलब P&L में डेबिट बोलता हूँ मैं, ऐसे डेबिट। तो मैं अगर अपनी लैंग्वेज में डेबिट या डिडक्टेड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब P&L में जो डेबिट करना अलाउड है, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ अलाउड है तो P&L में डेबिट करना अलाउड है, और इनकम है तो P&L में क्रेडिट करना अलाउड है। तो मैं उस टर्म्स में बात करूँगा पूरे इस चैप्टर के दौरान। ये जो आपका इनकम टैक्स है, क्या ये कंपनियों पे लगता है या और भी असेसिस पर लगता है? बहुत सारे टाइप के एसएससी होते हैं, इंडिविजुअल, हफ, AOP, BOI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पर्सन, क्या LLP वगैरह भी हो गया? हाँ जी हो गया। और कंपनी वगैरह भी हो गया। सब लोग आ गए? जी हाँ आ गए। लोकल अथॉरिटी, हाँ वो भी आ गए।
सब पर आपका इनकम टैक्स लगता है। तो क्या करें, नाचें? नहीं, आपको ये सोचना है कि कंपनी जो है उसका तो स्टैट ऑडिट होता है, क्योंकि कंपनीज एक्ट में लिखा है कि हर कंपनी का जो है स्टैट ऑडिट होना ज़रूरी है। पर बाकियों का तो नहीं होता ना, इंडिविजुअल को स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो अपॉइंट नहीं करना होता है। हफ है, फर्म है, सबको नहीं करना होता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट। क्या करें? इनकम टैक्स कहता है कि भैया आपने स्टैट ऑडिट कराया हो, आपने ऑडिट कराया हो, नहीं कराया हो, हमें मतलब नहीं है। हम बताएंगे कि कौन सा पर्टिकुलर बंदा है जिसका टर्नओवर या प्रॉफिट अगर एक्सीड हो जाता है तो उसको कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने पास रखने पड़ेंगे। विच बुक्स ऑफ अकाउंट्स नीड्स टू बी मेंटेन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। आप कंपनीज एक्ट आप पे लगता है, आप उसके हिसाब से बनाते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट कराते हो, हमें मतलब नहीं। हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं क्योंकि वो सभी एसएससीज के लिए कॉमन है। अगर आपका टर्नओवर या प्रॉफिट एक पर्टिकुलर अमाउंट से एक्सीड करता है तो हम बताएंगे कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको बनाने जरूरी हैं। जैसे कैश बुक हो गया, कोई लेजर हो गया, कोई सेल्स रजिस्टर हो गया, कुछ हो गया, वो बताएंगे। साथ में बताएंगे कि अगर आपका टर्नओवर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा है, अगर आपका टर्नओवर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा है तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी, और उस ऑडिट को हम इनकम टैक्स ऑडिट बोलते हैं। इनकम टैक्स ऑडिट, वाह क्या स्पेलिंग लिखी है भैया। जिन लोगों का दिमाग तेज चलता है उनके हाथ धीरे चलते हैं, दिमाग तेज चलता है, हाथ धीरे चलते हैं, राइटिंग खराब हो जाती है। हाँ जी, अगर आपकी राइटिंग खराब है आप इंटेलिजेंट हो। हाँ जी सर, कॉन्फिडेंस आ गया। हाँ जी, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ हो सकता है। अच्छी राइटिंग वाले भी इंटेलिजेंट होते हैं। वैसे मैं यहाँ पर तो ऐसे ही लिखता हूँ, बट अगर एग्जाम आएगा तो सोच सोच के धीरे धीरे लिखता हूँ। फिर अभी तो कोई एग्ज़ाम देना नहीं है, सब कुछ हो गया है, बट अगर इन केस देना हुआ, कोई भी मन करा फ्यूचर में कोई एग्ज़ाम करने का, क्लियर एलएलबी कर लो, चलो कुछ और कर लो, मास्टर कर लो कोई, तो जब लिखता हूँ तब मैं बहुत सोच सोच के ध्यान से लिखता हूँ। जैसे ऐसे ऐसे सजा सजा के, इनकम टैक्स ऑडिट, वाओ व्हाट एन आइडिया सर जी। तो इनकम टैक्स ऑडिट जो है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है जो एक चार्टेड अकाउंटेंट कर सकता है। लो भाई आपके पास काम और आ गया, ऐश करो। इनकम टैक्स ऑडिट का काम है, कंपनी नहीं है, इंडिविजुअल है, उसको भी करवाना हो सकता है अगर उसका टर्नओवर ज़्यादा है, और वो काम आप करेंगे। क्या बात है सर, मज़ा आ गया। बस यही है क्या? बस यही है, और कुछ मैं आपको बता देता हूँ टॉपिक्स यही हैं छोटे मोटे। एक टीडीएस का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताई दिया कि अगर आपने नहीं काटा, टीडीएस काटा, जमा नहीं कराया, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर तक क्या होती है बता चुका हूँ, 31 जुलाई। अगर आपको इनकम टैक्स में ऑडिट कराना है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया है, 30 सितंबर। नहीं कराया जमा तो उस केस में आप इस पर्टिकुलर साल में तो एक्सपेंस डेबिट नहीं कर सकते अगर नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करी है, और 30% नहीं कर सकते अगर रेजिडेंट को पेमेंट करी है। हाँ, उस बंदे ने अगर टैक्स पे कर दिया तो फिर ठीक है, तब आप डेबिट कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली डिपार्टमेंट कंसर्न है कि भैया जो हमारा टैक्स का पैसा है वो हमें मिल जाए। कई लोग सोच रहे होंगे भाई ये टीडीएस क्या होता है। ये शायद मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी थोड़ा बहुत करवाया था कि एक बंदा दूसरे को पेमेंट करता है तो थोड़ा सा अमाउंट उसके बिहाफ पर गवर्नमेंट को पे कर देता है, जिसको हम टीडीएस बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अलग से चैप्टर है, वो भी करेंगे हम। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जहां पर लिखा गया है कि आप पेमेंट बेसिस पर आप अलाउ करेंगे। पेमेंट हो गई ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर तक तो आप एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, नहीं तो जब पेमेंट होगी तब उस साल आप कर सकते हैं, अगले साल आप डेबिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार पेमेंट नहीं करी आपने उस पर्टिकुलर खर्चे की, जैसे बैंक का इंटरेस्ट होता है, आपने पेमेंट नहीं किया, अलाउ नहीं करेंगे डेबिट करना, नेक्स्ट ईयर पे कर दिया, अलाउ करेंगे। इतने भी अत्याचार नहीं किए हैं भैया कि एक बार आपने पेमेंट टाइम पे नहीं करी तो वो खर्चा डेबिट ही नहीं कर सकते। अरे जब कर दोगे पेमेंट तब डेबिट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं यहाँ पर जो कहते हैं आपको इनकम टैक्स में कि अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए खर्चा करते हैं, क्योंकि अपनी कंट्री में रिसर्च नाम की कोई चीज़ है नहीं है। हाँ, इसरो है बस, उसके बाद कोई रिसर्च वगैरह है नहीं, वो सारी इंडिया के बाहर होती है जहाँ पर बहुत सारा पैसा रिसर्च पर लगता है। इसलिए कहा गया है कि अगर आप नोटिफाइड इंस्टीट्यूशंस को आप साइंटिफिक रिसर्च का पैसा दोगे, तो कई कई जगह पे बोला है कि अगर आप 100 रुपये दोगे तो हम बोलेंगे आप 150 रुपये पीएनएल में डेबिट करो। ये काफ़ी टाइम से चल रहा था। प्रीवियस ईयर, अगला कौन सा है, 2021, अगले साल की अमेंडमेंट अभी करा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर 2021 में बोल दिया, प्रीवियस ईयर 2021 से कि आपको ऐसा कभी अलाउ नहीं होएगा। अभी है कई कई जगह पर, अभी है कि आप लोग जो है 100 रुपये डालेंगे तो 150 रुपये पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं, कई कई जगह पर है।
बट नेक्स्ट ईयर से जो अगला 20-21 आएगा उस साल से जो है जितना आप देंगे उतना ही आप डेबिट कर सकते हैं, ज़्यादा डेबिट नहीं कर सकते। कुछ आपके स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं इंडिया की तरक्की के लिए, पता नहीं नंबरिंग क्या चल रही है, 5, 6, 7, 8 जो भी है, इंडिया की तरक्की के लिए कुछ ऐसे बिजनेस को आइडेंटिफाई किया है कि भैया कम से कम 2 स्टार आप होटल खोल लो, 100 बेड का हॉस्पिटल खोल लो, कोल्ड चेन फैसिलिटी खोल लो। ऐसे कुछ कुछ बिजनेस बताए गए हैं जहां पर बोला गया कि अगर आप इनमें खर्चा करते हैं तो हम आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर भी 100% पीएनएल में डेबिट करने देंगे उसी साल, पर एक बार आपने सारा डेबिट कर दिया फिर उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सर इससे फ़ायदा क्या होएगा? इससे फ़ायदा ये होएगा कि आप ढेर सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर पीएनएल में जब डेबिट करेंगे, अगर आप ये वाले बिजनेसेस करते हैं तो आपका ढेर सारा लॉस आएगा, और ढेर सारा लॉस जो आएगा उसको आप आगे कैरी कर सकते हैं, और आने वाले जो प्रॉफिट्स होंगे उससे आप एडजस्ट कर सकते हैं। जब आने वाले प्रॉफिट से आप एडजस्ट करेंगे तो सोचो आप कितने साल तक तो इनकम पर टैक्स दोगे ही नहीं, तो ये फ़ायदा होगा इससे आपको। और यदि आप कोई साइंटिफिक रिसर्च का काम खुद करते हो, अंदर देते नहीं हो किसी को पैसे साइंटिफिक रिसर्च के लिए, खुद साइंटिफिक रिसर्च करते हो, खुद जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो, R&D, तो उसमें रिसर्च फेज में जो खर्चा हुआ, डेवलपमेंट फेज में जो खर्चा हुआ, उसे आप उन जगहों पर कई कई जगह पर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पीएनएल में डेबिट कर सकते हो, वहां भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट कर सकते हो। तो बहुत अच्छा फैसिलिटी दिया है। एक कॉन्सेप्ट ये भी आएगा कि जो पार्टनर्स हैं फर्म के, अगर उन्हें सैलरी दी जाती है तो वो आप अनलिमिटेड सैलरी नहीं दे सकते इनकम टैक्स में, नहीं, एक लिमिट लगा दी गई है कि पार्टनर्स की कितनी मैक्सिमम सैलरी जो है पीएनएल में डेबिट करना अलाउ है, उसका चेक लगा दिया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और बताइए सर, और बताइए, सोच रहा हूँ भाई अगर कुछ मिलेगा तो बताऊंगा आपको। देखो इतना मैंने आपको चैप्टर करवा दिया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशन का ब्लॉक कॉन्सेप्ट कैसे लगता है वो सिखा दिया, डेप्रिसिएशन की रेट होती है वो मैंने आपको बता दी। अब रेट क्या है वो देख लेंगे, एग्जाम्पल क्या है वो देख लेंगे। अगर वो भी अभी करवा दिया तो एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा ना सर, जो 10 क्लास का चैप्टर है। और देखिए क्या पढ़ेंगे हम भाई, एसेट की जो कॉस्ट हम लेते हैं ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जैसे हमने कैपिटल एसेट में पढ़ा था, तो यहाँ भी आप अलग अलग अरेंजमेंट में जो आप एसेट को बाय करेंगे उसमें क्या क्या कॉस्ट लेंगे उसके बारे में कुछ है, कुछ उसके बारे में पॉइंट्स हैं। यहाँ से कुछ एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि डेप्रिसिएशन नॉर्मल मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आप डेबिट कर सकते हो, उसके लिए कोई प्रोविजंस लिखे हुए हैं, अगर सेटिस्फाई करते हैं तो फ़ायदा मिलेगा। 10,000 से ऊपर का आप कैश में खर्चा नहीं कर सकते, अदर देन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं कर सकते, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट से नहीं कर सकते, वो डिसअलाउ होगा। ये कॉन्सेप्ट बताना रह गया था। टीडीएस वाला मैंने आपको बता दिया, क्या चीज़ें अलाउ होगी क्या नहीं होगी वो बता दिया, प्रोविजंस अलाउ नहीं होते, एक्चुअल खर्चे अलाउ होते हैं, ये मैंने बता दिया, अभी बता दिया। ये एग्जाम्पल हम करेंगे। फर्म की टैक्सेशन में बताया मैंने आपको कि कैसे जो है पार्टनर को सैलरी एक लिमिट तक दी जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं दी जाएगी। साइंटिफिक रिसर्च में जो है रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस दोनों को डेबिट करना अलाउ किया है। कई कई जगह पे 150% डेबिट करना अलाउ किया गया, बट अगले साल से 100% ही होगा। करेंगे स्टडी, हम करेंगे करेंगे करेंगे। ये स्पेसिफाइड बिजनेसेस है, यहाँ पर अगर आप खर्चा करते हैं तो आपको फ़ायदा दिया जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो, बट मोटा मोटी यही है। और हाँ, एक मोटा कॉन्सेप्ट जो रह गया वो है आपका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार आया था पेपर में, कौन सा आया था, शायद यही वाला आया था। ये 7,500 से मल्टीप्लाई करके लिखना था, या शायद ये वाला आया था, मेरे को ध्यान नहीं है, दोनों में से एक आया था। अब जिसने ये पढ़ लिया होगा पेज, उसके तो आ गए 8 नंबर जितने का भी था वो। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में क्या होएगा, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में हम पढ़ेंगे कि भैया पीजीपीपी के इतने कॉम्प्लेक्स प्रोविजंस बनाए हुए हैं, जो छोटे कारोबारी हैं जिनका टर्नओवर कम है बहुत, क्या उन्हें एक ऑप्शन दिया जा सकता है कि भैया इतने पछड़े में ना पड़ें, इतना दिमाग ना लगाएं, जितना टर्नओवर है उसका एक सर्टेन परसेंटेज मल्टीप्लाई कर कर अपनी इनकम को मान लें, और उस इनकम पर जो है उसे पीजीपीपी आप कैलकुलेट कर लें। यानी क्या डेबिट होगा एक्सपेंस, क्या नहीं होगा, कुछ मत करो। छोटे कारोबारियों को बेनिफिट दिया हुआ है, और जो आपके व्हीकल वगैरह ऑपरेट करते हैं इन्हें भी बेनिफिट दिया गया है कि आप एक पर्टिकुलर अपनी इनकम मान सकते हो। और बस यही है, और क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसको बनाने होते हैं, अगर टर्नओवर प्रॉफिट किससे ज़्यादा होएगा, इनकम किससे ज़्यादा होएगा तो बनाना पड़ेगा।
और ऑडिट किसको करवानी होती है, किसको नहीं करवानी होती। फिर आपका एग्रीकल्चरल इनकम है जो 2-3 पेजेस का, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। और ये आपका जो है पीजीपीपी का चैप्टर है पूरा। चलिए फिर यही आपको बताना था, मुझे एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। आज मैं स्टार्ट कुछ नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ पीजीपीपी का इंट्रो दिया है, क्या क्या टॉपिक्स हमने बताया आपको वो हम करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उसका एक माहौल क्रिएट किया है। नोट्स को आप डाउनलोड करिएगा, उसको थोड़ा सा नोट डाउन करिएगा और फिर आइएगा क्लास में नेक्स्ट वाली में, जिसमें हम बाकी चीज़ें जो हैं डिस्कस करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।